नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिटायर यंग रिटायर रिच। ये वो किताब है जो मतलब एक बहुत बड़ा दावा करती है कि आप कम उम्र में और अमीर होकर रिटायर हो सकते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छा सपना है या इसके पीछे कोई ठोस सिद्धांत भी है। हाँ। और कियोसाकी की फिलॉसफी का जो एक कोर आइडिया है जो इस पूरी किताब में बार बार आता है वो है लीवरेज। हाँ, लीवरेज यानी उत्तोलन। ये शब्द सुनते ही दिमाग में आता है कर्ज, लोन। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो हमेशा यही सिखाया गया है, भाई कर्ज एक बोझ है, इससे दूर रहो। तो ये लीवरेज क्या सिर्फ कर्ज कहने का एक फैंसी तरीका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और असल में यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जो ये किताब मांगती है। अच्छा। किताब के हिसाब से लीवरेज सिर्फ कर्ज नहीं है। लीवरेज एक औजार है, जैसे एक लिवर होता है ना, जो कम ताकत से भी भारी पत्थर उठा सकता है। कियोसाकी इस औजार को 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला और सबसे जरूरी, आपके दिमाग का लीवरेज। ओके। दूसरा, आपकी योजना का लीवरेज। और तीसरा, आपके कामों का लीवरेज। तो आज हम इन्हीं तीनों को किताब की कहानियों और उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले और सबसे ताकतवर लीवरेज से ही शुरू करते हैं, हमारा दिमाग। किताब की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाले विचार से होती है कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। हाँ, कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, आपका दिमाग आपको अमीर या गरीब बनाता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब जुड़ा है एक कॉन्सेप्ट से जिसे कियोसाकी वास्तविकता यानी रियलिटी कहती हैं। वास्तविकता। हाँ, हमारी जो वित्तीय वास्तविकता है वो इस बात से तय होती है कि हम पैसे के बारे में दिल से क्या मानते हैं। और ये जो मान्यताएं हैं, ये जो प्रोग्रामिंग है, ये हमें अक्सर अपने परिवार, अपने माहौल से विरासत में मिलती है। जैसे मेरे घर में हमेशा कहा जाता था कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। हाँ, ताकि एक सेफ सिक्योर नौकरी मिल जाए। अपना बिजनेस करने का मतलब था खुद को बर्बाद करना। वो एक जोखिम भरा काम था। बिल्कुल, यही आपकी पारिवारिक वास्तविकता थी। और इसी को समझाने के लिए किताब में वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र आता है, ESB और I। ESBI। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये 4 अलग-अलग सोच है, 4 अलग-अलग दुनियाएं हैं। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा फॉर्मूले जैसा लग रहा है। इसे आसान भाषा में कैसे समझे? इसे ऐसे सोचिए, E यानी एम्प्लॉय और S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये दोनों क्वाड्रेंट के लोग एक नाव में खुद चप्पू चला रहे हैं। ठीक है। B यानी बिजनेस ओनर, वो इंसान है जो उस नाव का इंजन बना रहा है ताकि उसे चप्पू ना चलाना पड़े। अच्छा। और I यानी इन्वेस्टर, वो इंसान है जो ऐसी कई नावों में हिस्सेदारी खरीद रहा है जिनके इंजन दूसरे B क्वाड्रेंट वाले लोग बना रहे हैं। तो फर्क मेहनत का नहीं, सोच का है। बिल्कुल। फर्क सोच का है। E क्वाड्रेंट वाला सुरक्षा ढूंढता है, B क्वाड्रेंट वाला सिस्टम बनाता है। एक क्वाड्रेंट से दूसरे में जाने के लिए नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है, पहले अपनी सोच, अपनी वास्तविकता बदलनी पड़ती है। तो फिर सवाल यह है कि इस गहरी मतलब बचपन से चली आ रही सोच को कोई बदले कैसे? ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। हाँ, है। और यहाँ पर कियोसाकी एक बहुत ही अजीब लेकिन मजेदार एक्सरसाइज बताते हैं। बताइए। वो कहते हैं, एक लिस्ट बनाओ। एक तरफ वो सारी चीजें लिखो जिनसे आप प्रेम करते हो और दूसरी तरफ वो चीजें जिनसे आप नफरत करते हो। प्रेम और नफरत। हाँ, जैसे मुझे आजादी से प्यार है, दुनिया घूमने से प्यार है, और दूसरी तरफ मुझे गरीबी से नफरत है, किसी के ऑर्डर लेने से नफरत है, हर महीने बिल की चिंता करने से नफरत है। मतलब ये अमीर बनने का फॉर्मूला गणित या फाइनेंस से ज्यादा इस बात पर है कि आप किसी चीज से बेइंतहा नफरत करें और किसी चीज से बेइंतहा प्यार। ये थोड़ा अजीब नहीं है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत साइकोलॉजी है। कियोसाकी के अमी डैडी का मानना था कि जब ये दोनों भावनाएं, प्रेम और नफरत, मिलती हैं तो जुनून पैदा होता है। जुनून। और यही जुनून आपको वो ऊर्जा देता है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने और वो काम करने पर मजबूर करती है जो बाकी लोग नहीं करना चाहते। ये आपके क्यों को मजबूत करता है। अच्छा। किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि अमीर बनने का कैसे, हाउ जानना उतना जरूरी नहीं है जितना आपका क्यों जानना। अगर आपका क्यों मजबूत है तो कैसे आप खुद ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो दिमाग तो तैयार हो गया, अपनी क्यों की आग में जल रहा है, लेकिन एक मजबूत दिमाग बिना रोड मैप के मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? मतलब एक पावरफुल इंजन बिना स्टीयरिंग व्हील के तो बस क्रैश ही होगा।
यहीं पर किताब लिवरेज के दूसरे हिस्से पर आती है, आपकी योजना का लीवरेज। बिल्कुल सही। और इस आइडिया को समझाने के लिए किताब में एक बेहतरीन कहानी है मॉर्गेज बैंकर्स की। हाँ, वो कहानी मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी। कियोसाकी उन्हीं लोगों को ये बता रहे थे कि वो उन्हीं के पैसे से उनसे पहले रिटायर हो गए। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? वो मॉर्गेज बैंकरों के ग्रुप को लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने एक अखबार की कटिंग दिखाई जिसमें एक कपल की कहानी थी जो 59 और 56 की उम्र में रिटायर हुए थे। और सबने तालियां बजाई होंगी। हाँ, सबने तालियां बजाई। फिर कियोसाकी ने बताया कि वो खुद उस आदमी से 12 साल पहले और उनकी पत्नी उस औरत से 19 साल पहले रिटायर हो चुके थे। और फिर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया होगा। एकदम। और फिर उन्होंने राज खोला। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से जल्दी रिटायर हो पाया। उन्होंने समझाया कि उन्होंने उन्हीं बैंकरों से कर्ज लिया, यानी उनके पैसे का लीवरेज किया। ओके। और उस पैसे को रियल एस्टेट में निवेश किया, जिससे हर महीने कैश फ्लो आता था। जबकि वो बेचारे बैंकर खुद अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाकर कैपिटल गेन्स का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। और यहीं पर दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स का फर्क समझना होगा, कैश फ्लो बनाम कैपिटल गेन्स। ठीक है। कैपिटल गेन्स का इंतजार करना वैसा ही है जैसे एक आम का पेड़ लगाना और 10 साल इंतजार करना कि वो बड़ा होगा, फल देगा और फिर आप उस पूरे पेड़ को बेचकर एक बार में मोटा पैसा कमाएंगे। और कैश फ्लो? कैश फ्लो वैसा है जैसे उसी पेड़ से हर साल आम तोड़कर बेचना। अच्छा। एक में आपको एक बार में बड़ा पैसा मिलता है, दूसरे में आपको लगातार पैसा आता रहता है। अमीर लोग कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं क्योंकि वो उन्हें वित्तीय रूप से आजाद बनाता है। ये तो समझ आया, पर इसमें सबसे बड़ा लीवरेज कहाँ है? सबसे बड़ा लीवरेज छिपा है ये समझने में कि असल में 3 अलग-अलग तरह की कमाई नहीं होती, बल्कि 3 अलग-अलग टैक्स के नियम होते हैं। 3 अलग टैक्स के नियम? हाँ, और अमीर लोग अपना खेल ही तीसरे नियम के हिसाब से खेलते हैं। पहली है अर्जित आमदनी, मतलब आपकी सैलरी, जिस पर सरकार सबसे ज्यादा लगभग 50% तक टैक्स लेती है। ठीक है। दूसरी है पोर्टफोलियो आमदनी, जो आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेचने से मिलती है। इस पर टैक्स कम, लगभग 20% लगता है। और तीसरी है निष्क्रिय आमदनी, पैसिव इनकम, जो रियल एस्टेट या बिजनेस से आती है। कियोसाकी के मुताबिक अगर इसे सही तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए तो इस पर लगने वाले टैक्स को टाला जा सकता है, यानी टैक्स डिफर्ड किया जा सकता है। टैक्स डिफर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स माफ हो जाता है? नहीं, माफ नहीं होता। ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप टैक्स देने की प्रक्रिया को आसानी से कानूनी तौर पर आगे के लिए टाल सकते हैं। अच्छा। और उस पैसे को तब तक दोबारा निवेश करके और पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरह से सरकार के पैसे का बिना ब्याज का लोन इस्तेमाल करने जैसा है। वाह, ये तो बहुत बड़ा लीवरेज है। बिल्कुल। जब तक कोई पहले नियम यानी सैलरी में फंसा है, वो सरकार के लिए ज्यादा काम कर रहा है और अपने लिए कम। असली लीवरेज इसी सिस्टम को बदलने में है। एक मिनट, ये जो पूरी योजना है, दूसरों का पैसा लो, निवेश करो, कैश फ्लो बनाओ, टैक्स बचाओ, इसमें एक शब्द बार बार दिमाग में आता है, रिस्क। अगर सब कुछ डूब गया तो? असफलता का डर तो सबको लगता है। किताब इस डर से कैसे निपटती है? कियोसाकी का इस पर नजरिया बहुत साफ है और शायद थोड़ा क्रूर भी। अच्छा। उनकी फिलॉसफी का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर टिका है कि जो लोग हारने से डरते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। स्कूल सिस्टम हमें सिखाता है कि गलतियां करना बुरी बात है। हाँ, गलती की तो सजा मिलती है। बिल्कुल। जबकि असल जिंदगी में हम गलतियों से ही सीखते हैं। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। क्या किताब में इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है? हाँ, और बहुत अच्छा उदाहरण है। वो अपने एक डे ट्रेडर दोस्त की कहानी बताते हैं। डे ट्रेडर? हाँ, और उसकी रणनीति ही ये है कि वो 20 में से 19 बार हारने के लिए तैयार रहता है। क्या? हाँ, कियोसाकी ने खुद उसे एक दिन में लगातार 14 बार ट्रेड हारते हुए देखा, जिसमें उसने $14,000 गवा दिए। $14,000? हाँ, लेकिन उसकी रणनीति का हिस्सा था कि वो छोटे छोटे घाटे उठाएगा, पर जब जीतेगा तो बहुत बड़ा जीतेगा। और 15वें ट्रेड में उसने एक ही झटके में $50,000 कमा लिए। अरे वाह! उसका पूरा गेम प्लान ही हार को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो ये अपने नजरिए को मतलब पूरी तरह बदलने जैसा है। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करता है, उसे पता है कि ज्यादातर प्रयोग फेल होंगे, लेकिन एक सफलता सब कुछ बदल देगी। एकदम। विजेता जानते हैं कि हार जीत की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इसी माइंडसेट को समझाने के लिए वो 2 परी कथाओं का इस्तेमाल करते हैं। परी कथाएं? हाँ,
पहली है कछुआ और खरगोश की कहानी। अच्छा। लेखक खुद को कछुआ मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं स्कूल में सबसे तेज नहीं था, सबसे होशियार नहीं था, लेकिन मैं अमीर इसलिए बना क्योंकि मैं कछुए की तरह लगातार चलता रहा, कभी रुका नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। और दूसरी कहानी थी बदसूरत बत्तख के बच्चे की, अगली डकलिंग। वो थोड़ी ज्यादा गहरी लगी मुझे। वो कहानी अपनी वास्तविकता बदलने की तकलीफ के बारे में है। एक वित्तीय हंस बनने के लिए आपको पहले उस असहज और अलग दिखने वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जहां आप अपनी पुरानी सोच और आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं। मतलब जबकि ओसाकी ने अपनी पहली रियल एस्टेट डील की, तब उनके पास पैसे नहीं थे। वो डरे हुए थे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो एक बदसूरत बत्तख की तरह महसूस कर रहे थे। और वो एक असहज स्थिति थी बहुत। लेकिन उन्होंने खुद को उस असहज स्थिति में डाला और वही असहजता, वही तकलीफ उन्हें उस बदसूरत बत्तख से वित्तीय हंस बनने की प्रक्रिया में ले गई। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जल्दी और अमीर होकर रिटायर होना असल में पैसों का नहीं बल्कि माइंडसेट का गेम है। बिल्कुल। आपका प्लान कितना सॉलिड है और आप अपनी गलती और असफलताओं से कितना सीखते हैं, सब कुछ मतलब इसी पर डिपेंड करता है। सही कहा। ये सब कुछ लिवरेज ही तो है, अपने दिमाग का लिवरेज, ताकि आप अलग तरह से सोच सकें। अपनी योजना का लीवरेज, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। दूसरों के पैसे का लीवरेज, ताकि आप बड़ा खेल सकें। और अपनी गलतियों का भी लीवरेज। हाँ, और यहाँ तक कि अपनी असफलताओं का लीवरेज, ताकि हर गलती आपको मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहते हैं। हाँ? ये किताब में दी गई एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब सलाह है। आप उस झूठ बोलने वाली सलाह की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। किताब में एक जगह सलाह दी गई है कि अपने भविष्य के बारे में झूठ बोलो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप धोखेबाज बने या लोगों को बेवकूफ बनाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब आप वित्तीय रूप से बहुत निराश महसूस कर रहे हो, जब आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं हो सकता, तो यह कहने के बजाय कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, किताब कहती है कि किसी ऐसे दोस्त या साथी के पास जाएं जिस पर आप भरोसा करते हैं और एक बड़ा सकारात्मक झूठ बोलें। जैसे कि ओसाकी बताते हैं कि अपने सबसे मुश्किल दिनों में जब वो और उनकी पत्नी किम अपनी कार में सो रहे थे, तो उन्होंने किम से कहा था, आज हमारी समस्या ये है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, लेकिन एक दिन हमारी समस्या ये होगी कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा होगा और हमें समझ नहीं आएगा कि इसे कहाँ निवेश करें। उस पल में ये बात तकनीकी रूप से 100% झूठ थी। बिल्कुल झूठ थे। लेकिन ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक औजार था जिसने उनके दिमाग की वायरिंग को बदलना शुरू कर दिया। ये उनके दिमाग को एक नई वास्तविकता की तस्वीर दिखा रहा था। क्योंकि शब्द हमारी सोच बनाते हैं और सोच हमारी हकीकत। तो श्रोताओं के लिए हमारा आखिरी सवाल यही है, क्या ये संभव है कि हम अपने भविष्य के बारे में जो कहते हैं, भले ही वो उस पल में झूठ लगे, वही उस भविष्य को बनाने का पहला कदम हो सकता है? इस पर सोचिएगा।